नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है वो किसानों के साथ में जुड़ी हुई कंपनी है। ये जो कंपनी है वो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के सेक्टर में से आती है। जो यहाँ पर किसानी के अंदर यूज़ होने वाले अलग अलग जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उन सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही साथ एक और अच्छी बात ये है कि भाई ये एक सरकारी कंपनी है और इस कंपनी ने पिछले सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी ला कर दिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई सरकारी कंपनी है तो कम रिटर्न है, ऐसी बात भी नहीं है। प्लस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी आज की तारीख के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। प्लस कुछ लोगों की ये कमेंट थे कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले इस कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तो उस टाइम पर जो स्टॉक का प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। उसके बाद में ये जो स्टॉक है हमें वो यहाँ पर कुछ 25 से 30% की गिरावट पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ लोगों का पिछले कुछ दिनों से ये भी कमेंट था कि भाई इस शेयर के अंदर इतनी बड़ी गिरावट है तो क्या करें। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जब अच्छे शेयर के अंदर गिरावट होती है तो वो भाई हमारे लिए यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो एक अच्छा टाइम यहाँ पर होता है। तो आज कुछ ऐसा ही टाइम मुझे नज़र आ रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का विजन भी आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी का नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई शेयर के प्राइस की। फिलहाल कुछ शेयर का प्राइस 234 रुपीज़ का है। रिसेंटली जब इसने अपना हाई बनाया था तभी कुछ 330 रुपीज़ का शेयर प्राइस हमें देखने को मिल रहा था। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये कंपनी यहाँ पर क्या बिजनेस करती है। तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1962 के अंदर। यहाँ पर जो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है ये एक सरकारी कंपनी है और ये लोग जो है वो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जो एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल प्लास्टिक लाइक प्लास्टिक और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रबर्स एंड मैन मेड फैब्रिक्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सारा ये कंपनी यहाँ पर बिजनेस करती है और ये जो कंपनी है उसको यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट जो है वो इस कंपनी को ऑन एंड ऑपरेट यहाँ पर करती है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों की। तो सबसे पहले बात करिए कंपनी के मार्केट कैप की। तो 9,324 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं जो फिलहाल स्टॉक का प्राइस है हमें कुछ 230 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। वहीं इन लोगों का जो 52 वीक हाई है हमें वो यहाँ पर 322 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली दोस्तों इसने अपना ये ऑल टाइम हाई बनाया था और वहाँ से ये जो स्टॉक है हमें थोड़ी बहुत गिरावट पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करी जाए पीई रेशो की तो कुछ 12 का इन लोगों का पीई रेशो है। तो भी सेक्टर का कुछ एवरेज 20-25 का पीई रेशो है। तो नो डाउट सेक्टर के हिसाब से कंपनी हमें यहाँ पर अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए इन लोगों की डिविडेंड यील्ड की तो कुछ 3.27% की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। मतलब कि 4-4.5% की डिविडेंड यील्ड है। तो भी डिविडेंड यील्ड भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करी जाए आरओसी की तो कुछ 13% का हमें यहाँ पर आरओसी देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। अगर दोस्तों बात करी जाए आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 10% का आरओई है। तो ये हमें थोड़ा सा ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तो हमें यहाँ कुछ 136 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊँ तो भाई साहब इन लोगों ने जितना भी डेट या बोरिंग वगैरह ले रखा है तो उसके रीपेमेंट के लिए और उसका जो इंटरेस्ट है उसका रीपेमेंट करने के लिए कंपनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 136 टाइम जितना यहाँ पर कंपनी के पास में पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। प्लस हमें इन लोगों का जो क्विक रेशियो है, करंट रेशियो है वो कुछ 3.80 का देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि जो भाई करंट यहाँ पर एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज़ के कंपेरेटिवली करंट एसेट हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं यहाँ पर 9,000 करोड़ की कंपनी के मार्केट कैप है और आज की तारीख के अंदर कंपनी के पास में कुछ 12,158 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजर्व हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए डेट की तो कंपनी के ऊपर 2,34 लाख का डेट है। तो भाई कहाँ 9,000 करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैप और कहाँ इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स और उसके कंपेरेटिवली जो कर्जा है कंपनी के ऊपर जो डेट है वो हमें यहाँ पर ना के बराबर में डेट देखने को मिल रहा है। उसी के चलते ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी उतना अच्छा देखने को मिल रहा है। प्लस ओवरऑल सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की तो भाई 18 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब अगर बात की जाए डेट टू इक्विटी रेशियो की तो ये भाई 0.0 का देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वहीं अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो पिछले साल 11.4% के इन लोगों के नेट प्रॉफिट मार्जिन थे। तो जो भी सेक्टर का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% 8% का है और इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 11% का है। तो भाई नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं कि जो कंपनी है वो यहाँ पर मर के चल रही है या तो फिर भाई धक्का मार के चला रहे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इज्जत से वट से ये लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर यहाँ पर खेल रहे हैं। तो भाई जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें से काफ़ी बड़ा पैसा यहाँ पर एज अ प्रॉफिट कन्वर्ट यहाँ पर हो रहा है।
वहीं अगर बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की तो यहाँ पर कुछ 37.8% की प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं अगर बात की जाए कंपनी के एसेट्स की तो भी 14,520 करोड़ के एसेट्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि जितने इन लोगों की मार्केट कैप नहीं है, जितने इन लोगों के पास में रिजर्व्स नहीं है, उससे ज़्यादा इन लोगों के पास में हमें एसेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनती भाई, सारी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सभी को हमारे लिए समझना जरूरी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रोज और कॉन्स की कि भी कंपनी के अंदर अच्छी चीज़ें क्या है और बुरी चीज़ें यहाँ पर क्या है। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ने यहाँ पर अपना कर्जा कम किया है, अच्छी चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर यहाँ पर मतलब कि कर्जा ना के बराबर में है, तो वो भी अच्छी चीज़ हो जाती है। साथ ही स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.74 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो भी जो इन लोगों का PB रेशियो वो कम है, तो वो भी अच्छी चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.23%, तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। साथ ही साथ जो कंपनी का यहाँ पर पिछले 5 सालों के अंदर जो प्रॉफिट का CAGR है वो हमें 22% का देखने को मिल रहा है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर बुक करी है। साथ ही साथ इन लोगों ने जो अपने डिविडेंड पे आउट है उसको भी मेंटेन करके रखा है, कुछ 21% का यहाँ पर डिविडेंड पे आउट है। और मैं आपको ये डिविडेंड वाला मसला भी समझा देता हूँ कि भाई जो गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन लोगों ने यहाँ पर रिसेंटली अपना एक नोटिस बाहर निकाला था और एक नया रूल्स लेकर वो लोग आए हैं कि भाई जितने भी सरकारी कंपनियाँ होगी गुजरात की उन लोगों को यहाँ पर कंपलसरी 30% जितना डिविडेंड पे आउट देना पड़ेगा। और मैं जब आपको यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह के आंकड़े भी दिखाऊंगा तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि भाई जितनी भी सरकारी कंपनियाँ हैं उन्हें अब से यहाँ पर हर बारी जो है वो अपने प्रॉफिट का 30% पैसा ऐसा डिविडेंड बाहर निकालना यहाँ पर पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं भाई कॉन्स की कि भी कंपनी के अंदर बुरी चीज़ें क्या है। तो भी स्टॉक इज प्रोवाइडिंग एज भाई लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इन लोगों का ROE रेशियो में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए भाई अर्निंग इज इंक्लूडेड अदर इनकम ऑफ 351 करोड़, तो भाई ये कहना चाह रहे कि भाई अर्निंग के अंदर थोड़ी बहुत अदर इनकम्स भी है। तो ये भी अदर इनकम है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि भाई कोई कंपनी है जो यहाँ पर माइनिंग का बिजनेस कर रही है, उन लोगों का जितना भी पैसा और प्रॉफिट है वो सब माइनिंग से आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ में उन लोगों ने अपना कोई थोड़ा बहुत एसेट बेच दिया या तो फिर साथ ही साथ दूसरी तीसरी कोई चीज़ें बेच दी, कुछ आगे पीछे हो गया, उसके चलते जितना भी पैसा यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर आया है उसके चलते दूसरी जो यहाँ पर नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उसमें से अगर कोई पैसा एज अ प्रॉफिट आया है तो उसे यहाँ पर अदर इनकम के तौर पर माना जाता है। लेकिन अदर इनकम का भी आना कोई गलत चीज़ यहाँ पर नहीं है। लोगों के ईयर ऑन ईयर जो रिपोर्ट है उसे भी समझ लेते हैं जिससे कि चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए। ईयर ऑन ईयर देखने जाए तो भाई यहाँ पर जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छी है, यहाँ पर जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम लोग बात कर ले भाई नेट प्रॉफिट की, 2020 के अंदर 99 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो कि बढ़कर 2021 के अंदर यहाँ पर 418 करोड़ का हो गया। 2023 के अंदर वो फिर से डबल हो गया, ऑलमोस्ट 900 करोड़ का हो गया। और पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है। तो भाई जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कुछ अफेक्ट नहीं हुए, कुछ 15-14% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करी जाए इन लोगों के अर्निंग पर शेयर की तो भाई ईयर ऑन ईयर इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर बात करी जाए इन लोगों के डिविडेंड पे आउट की तो मैंने आप लोगों को आगे बताया था ना कि गवर्नमेंट का रूल्स है कि 30% डिविडेंड पे आउट देना पड़ेगा। तो देखिए उससे पहले 2022 के अंदर यहाँ पर कुछ 11% का डिविडेंड पे आउट था, लेकिन फिर आप लोग देख सकते हो 2023 के अंदर यहाँ पर कुछ 31% का हमें डिविडेंड पे आउट देखने को मिल रहा है। तो ये भी एग्जैक्ट 31% का डिविडेंड पे आउट क्यों है, क्योंकि भाई रूल्स है कि भाई 30% तो यहाँ पर एज ए डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो उसी के चलते यहाँ पर कंपनी ने इतना डिविडेंड पे आउट यहाँ पर दिया है और आने वाले सालों के अंदर भी हमें यहाँ पर 30% से ज़्यादा का डिविडेंड पे आउट देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको सारी की सारी अच्छी चीज़ें बताने के लिए और आप लोगों को यहाँ पर कोई ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये बताने के लिए नहीं बैठा हूँ कि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई कंपनी से मुझे क्या लेना देना है। मुझे तो भाई आपको जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो सही बात है, मुझे आप तक वहीं पहुँचानी है। इसलिए भाई कोई गलत चीज़ होगी तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। मैंने आप लोगों को क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर बता दिया कि भी जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़े बहुत कम हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रोथ के जितने भी आंकड़े वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। भाई सेल्स ग्रोथ भी करंट थोड़ी बहुत कम हो गई है, साथ ही साथ यहाँ पर करंट प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ी बहुत कम हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस CAGR और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके अंदर कुछ ज़्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब फिर से भाई ये बात आ जाती है कि भाई अगर ये सब चीज़ें अफेक्ट हुई है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हुआ है, तो फिर भी आप ये क्यों बोल रहे हो कि ये स्टॉक इतना अच्छा है और ये सब आप अच्छा बता रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर अगर कोई इंपैक्ट पड़ जाता है बिजनेस के ऊपर तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। जब 2020 के अंदर यहाँ पर कोरोना वगैरह आया, सारी कंपनियाँ यहाँ पर बंद हो गई, ज़्यादातर कंपनियों का अफेक्ट हुआ, काफ़ी सारी कंपनियाँ बड़ी बड़े लॉसेस के अंदर भी चली गई। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब यहाँ पर कोरोना लॉकडाउन वगैरह हट गया, सारे बिजनेस फिर से चलने लगे, कंपनियों ने रिकवर कर लिया, स्टॉक प्राइस फिर से भागने लगे, कंपनियाँ लॉस में से प्रॉफिटेबल बन गई। तो यही होता है कि भाई अगर फिलहाल आज की तारीख के अंदर ये कंपनी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर भी रही है तो भी वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाले लॉन्ग टर्म के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रिकवर हो जाएंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं।
तो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर का, इस कंपनी का। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर बात करी जाए मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि भी पिछले कुछ 20 सालों के अंदर इन लोगों ने कुछ 5000% के रिटर्न ला कर दिए हैं, वहीं पिछले 5 सालों के अंदर कुछ 150% के रिटर्न ला कर दिए हैं। और प्लस जो ये बाइंग का लेवल है उसकी भी अगर बात करी जाए तो नो डाउट यहाँ पर जो अपना ऑल टाइम हाई इसने बनाया था उससे कुछ 25-30% की गिरावट हो गई है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो भी एक अच्छा बाइंग पॉइंट भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगेन मैं आपको कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की एडवाइजमेंट या टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने के लिए, सिखाने के लिए और समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो मेरा इस कंपनी को लेकर तो भाई लॉन्ग टर्म का काफ़ी ज़्यादा अच्छा विजन है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर ये जो स्टॉक है वो 20 टाइम टू 30 टाइम जितना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपको कुछ 2000 से 3000% के रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो बस दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें।